गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, उसके संवैधानिक पृष्ठभूमि को पढ़ रहे थे। हम लोग 1853 तक 1858 तक पढ़ चुके थे। 1858 का चार्टर एक्ट का 1858 का ताज का शासन हमने बता दिया था। उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि जो ताज का शासन था 1858 से लेकर के 1947 तक था। तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, चीज़ों को देख रहे होंगे। हम लोग आइए देखते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये थोड़ा लंबा है, इस वजह से थोड़ा लंबा खींचेगा। ये इम्पॉर्टेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंस है। वैसे तो हर रेगुलेटिंग एक्ट इम्पॉर्टेंस है, लेकिन ये कुछ अधिकतर है। इसका आने का कारण क्या था? व्हाट इज दिस रीजन्स? अर्थात 1861 का अधिनियम इतनी जल्दी जल्दी अधिनियम क्यों लाया जा रहा है? आपने एक चीज़ देखा, 1858 1853 आया, फिर उसके 5 ही साल बाद 1858 आ गया, फिर उसके 3 साल बाद 1861 आ गया। आखिर इतनी जल्दी आने का क्रम क्या है? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत में एक ब्रिटिश सरकार के प्रति, कंपनी के प्रति एक क्षोभ उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से इसको लाया गया। इसके आने का कारण क्या था कि सरकार और भारतीय जनता में, ये सरकार है और भारतीय जनता में निकट का संबंध स्थापित हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो आपको पता होगा कि 1853 से लेकर के कंपनी का नियंत्रण खत्म हो गया था और भारत राज्य सचिव का स्थापना हो गया था। भारत राज्य सचिव का पद का सृजन हो गया था, जो इंग्लैंड में बैठता था, और भारत का संपूर्ण शासन किसको दे दिया गया था? अभी हमने 1858 में बताया कि गवर्नर जनरल या वायसराय को दे दिया गया। वही गवर्नर जनरल वायसराय कहलाता था। तो वही ताज के शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भारत में था। तो सरकार और भारतीय जनता में कोई निकट का संबंध नहीं था। इससे क्या होता था कि सरकार केवल दो ही लोगों से सरकार केवल और केवल एक लोगों से भारत के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकती थी, और वो था भारत का राज्य सचिव। और वो था कौन? भारत के ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। और भारत का राज्य सचिव कौन था? किससे जानकारी प्राप्त कर सकता था? गवर्नर जनरल या वायसराय। वो कौन था? पूरे भारत का शासन का जिम्मेदार था। तो वो हमने अच्छे से इस सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। तो इस हिसाब से सरकार और भारतीय जनता के मध्य में कोई भी डायरेक्ट रिसोर्सेज नहीं था। मतलब ये सरकार है, गवर्नमेंट है, ये प्यूपिल है। अब इसके मध्य इनके केवल और केवल क्या हैं? केवल और केवल अधिकारी हैं, और उसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता था? जब निकट का संबंध स्थापित क्यों करना चाहती थी, तथा भारतीय और यूरोपीय दोनों ही गैर सरकारी तत्वों को सरकार भरोसे में ले सके, ताकि सरकार द्वारा, अब यहाँ पे समझिएगा, सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम पर जनता की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का समय से पता चल सके। इसका मतलब आप समझे? 1857 की क्रांति हुई, पूरे भारत में विद्रोह की शुरुआत हो गई, ब्रिटिश जनमत के प्रति घृणा की भावना पैदा हो गई। वो बहुत पहले से थी। लोग ब्रिटिश जनमत को कोसने लगे और ब्रिटिश सरकार की आलोचना होने लगी, जगह जगह नए नए सिद्धांत आने लगे। तब सरकार को लगा कि कहीं न कहीं मेरी नीतियाँ गलत हैं, कहीं न कहीं हमारे खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है, बगावत हो रहा है, वो हमारे द्वारा लाया गया जो कार्यक्रम है, जो नियम है, वो जनता तक गलत तरीके से जा रहे हैं या उनको गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। तो हुआ क्या कि सरकार ने समझा कि क्यों ना हम भारतीय जनता से डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर लें। अगर भारतीय जनता से हम डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर लेते हैं तो क्या होगा? हमको जनता की और इनको सरकार, ये भारतीय और यूरोपीय जो बगावत है, जो गैर सामाजिक तत्व हैं, अगर हम उनको भरोसे में ले लेंगे तो हमारी जो कार्यक्रम है, जो नियम है, जो आदेश हैं, उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो उसका हमको पता चल सकेगा और हम नियमों में बदलाव कर सकेंगे, उनको दबा सकेंगे, उनको कुचल सकेंगे, उनको हटा सकेंगे रास्ते से। ये नियम था। दूसरा, प्रशासन में शक्ति का बंटवारा नहीं होने से प्रशासन के निचले स्तरों तथा जनहित के संदर्भ में बहुत बुराइयां पैदा हो गई। इसका मतलब क्या है? प्रशासन में शक्ति का जो बंटवारा था वो नहीं हुआ। शक्ति का बंटवारा समझ लीजिए, ये भारत सचिव है, ये कहाँ बैठता था? ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन में बैठता था। उसके नीचे वायसराय या गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी।
इसके नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसके नीचे चीफ कमिश्नर था, इसके नीचे कलेक्टर था, इसके नीचे डिप्टी कलेक्टर था। ये श्रेणीबद्ध था। और सर्वे सर्वा कौन था? भारत सचिव, जो इंग्लैंड में था। उसके नीचे कौन था? वायसराय गवर्नर। ये सब वही करते थे जो गवर्नर जनरल या वायसराय करता था, और वायसराय वही करता था जो भारत सचिव करता था, या ये कुछ अपने मन से भी करता था। भारत सचिव को गलत रिपोर्ट भी पकड़ा सकता था, भारत सचिव कुछ नहीं कर सकता था। तो इस हिसाब से यहाँ जनता के मध्य में क्या संबंध है? कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है। ये सब जनता को, ये जो अधिकारियों का कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये सब जनता को लूटने वाले हैं। ठीक है, ये निचले स्तर तक नहीं गए। प्रशासन के निचले स्तर पर जब गए नहीं, तो जनहित के संदर्भ में बुराइयां पैदा हो गई, अर्थात जनहित जो है वो इनके खिलाफ जाने लगा। बुराइयां क्या थी? गरीबी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई, भूखमरी बढ़ती गई। दिनों दिन भारत से सब कुछ, मतलब उद्योग धंधा, शिक्षा, आम जनजीवन नष्ट होता गया, और भारत गरीब तथा अंधकार की खाई में चलता चला गया। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। भारत पर कर का बोझ, जो कर का बोझ था, कर का बोझ वो बढ़ता चला गया। और कर का बोझ बढ़ा कहाँ? जनता पर, आम जनता पर बढ़ता चला गया। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की इनकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, और जो कृषि था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। कृषि और उद्योग धंधा जो है, कुटीर उद्योग धंधा, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इसके कारण से 1861 के अधिनियम की पृष्ठभूमि बनी। अब 1861 का अधिनियम आया, इसीलिए उसको लाने के बाद उसमें विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी चीज़ कि 1861 के अधिनियम में आप यहाँ पर अधिकारों की वृद्धि देखेंगे। अधिकारों की वृद्धि का मतलब, मैं इसका निचोड़ बता दूं ताकि चीज़ें समझ में आए। जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल था, वो क्या था? गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहते हैं। अगर किताबों में कहीं गवर्नर जनरल लिखा हुआ है या वायसराय लिखा गया है 1858 से, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही पद हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है तो वो अलग पद है। तो इनकी विशेषता ये थी वायसराय की कि इनको ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद द्वारा इनके अधिकारों में बहुतायात वृद्धि कर दी गई। इनके अधिकार इतने ज़्यादा वृद्धि कर दी गई, इतने ज़्यादा वृद्धि कर दी गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यहीं से जो संविधान का बहुत मोस्ट पावरफुल टॉपिक है, वो इस अधिनियम से निकल करके आया। बताते हैं कैसे। यह अधिनियम भारत के राष्ट्रपति की तरह है। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। बीटो पावर निकल करके आएगा, अध्यादेश की शक्ति आएगी, विकेंद्रीकरण की शक्ति आएगी, सत्ता का बंटवारा आएगा, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। ये जो है इसको देखिएगा। परिषद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक अधिकार बढ़ा दिया गया। जो वायसराय और उसकी परिषद थी, पहले 3 सदस्य, उसमें 4 सदस्य कर दिए गए थे। जो वायसराय के सदस्य थे, अब उनके अधिकार को बढ़ा दिया गया। अधिकार को बढ़ाने से क्या मतलब है? अधिकार को बढ़ाने से मतलब ये है कि अब जो गवर्नर जनरल या वायसराय है, अब वह ही तय कर सकेगा कि किस स्थान पर हमारी बैठक होगी, कौन से स्थान पर बैठना है, क्या निर्णय लेना है, कब हमारी बैठक होगी, कब नहीं होगी, यह सब, और कौन से समय पे होगी, यह सब अब वायसराय के अधीन कर दिया गया। अगर वायसराय कोई दौरा कर रहा है, ठीक है, कहीं जा रहा है, कोई दौरा कर रहा है, उसकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य है, तो परिषद के किसी सदस्य को वो अध्यक्ष नामांकित कर सकता है। मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि वायसराय अगर मीटिंग कर रहा है, उसको लगा कि हम कहीं दौरे पे जा रहे हैं, हम यहाँ पर इसीलिए लिखा है इसके दौरे पर अनुपस्थिति में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि गवर्नर जनरल, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कहीं चले जाते हैं, आप लोग सोचिएगा, इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालता है? ठीक वही था। अगर गवर्नर जनरल कहीं चला गया, वायसराय कहीं चला गया, तो उसके अनुपस्थिति में अगर गवर्नर जनरल चाहे तो किसी भी परिषद के सदस्य को अध्यक्ष नामांकित कर सकता है। इसका क्या प्रॉफिट है? अगर वो अध्यक्ष नामांकित कर देगा तो अध्यक्ष को कानून बनाने का अधिकार मिल गया, पहला नियम। और गवर्नर जनरल या वायसराय की सारी शक्ति उस अध्यक्ष में स्वयं से निहित हो जाती थी। इसका ये था। गवर्नर जनरल यहाँ पर हमने लिखा है किसी सदस्य को अध्यक्ष नामांकित कर सकता था, जिसमें विधायी तथा गवर्नर जनरल की सभी शक्तियां सौंपी जा सकती हैं। अब समझ में आया आपको यहाँ पर ऐसा क्यों है?
और ये तो था। और अगर गवर्नर जनरल चाहता तो दौरे के लौटने के पश्चात या उसकी रजामंदी से जब भी वो चाहता परिषद सही सारी शक्तियां अपने में समाहित कर लेता था। ये सारी शक्तियां अपने में समाहित कर लेता था। अब क्या था, ये तो पहली शक्ति हो गई। दूसरा क्या इनमें डिस्क्राइब किया गया, दूसरा क्या विस्तार किया गया, गवर्नर जनरल या वायसराय चाहता तो कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य परिषद में 2 वर्ष के लिए नामांकित कर सकता था और कानून ये नामांकित कर सकता था। और क्यों नामांकित करता था, ताकि जो कानून बने उनको और उपयोगी बनाया जा सके। तो अगर कानून बनाने के लिए उस सदस्यों को नामांकित कर रहा है तो कौन से सदस्यों को नामांकित करेगा, विधि के सदस्य को। जाहिर सी बात है, जो विधायी कार्य में तेज तर्रार हों, जिनको विधायी नियम कानून सब पता हों, तो वो सदस्य क्या थे, वो केवल, और जो सदस्यों को नामांकित करता था मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, वो विधायी कार्यों में भाग ले सकते थे और मत दे सकते थे। ये केवल और केवल विधायी कार्यों के लिए था और बाकी कार्यों के लिए नहीं था, प्रशासनिक के लिए नहीं था। जब कानून बनता था तभी वो सदस्य भाग ले सकते थे और मत दे सकते थे। तथा इसके लिए जरूरी ये था कि इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। गैर सरकारी का मतलब ब्रिटेन के ही सदस्य जो मंत्रिमंडल में नहीं थे वो, ठीक है। तो गैर सरकारी सदस्य होना चाहिए था। इसके बावजूद ये तो था, ठीक है, ये नियम आ गया। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर जनरल या वायसराय ही सर्वेसर्वा था। क्यों? क्योंकि ये जो विधायी परिषद थी गवर्नर जनरल या फिर क्या कहते हैं वायसराय की, ये कानून बनाने का बना दिया, सलाह दे दिया, कानून कैसे बनेगा, मीटिंग हो गया, अंतिम हस्ताक्षर किसका होगा, वायसराय का। वो जो परिषद कानून बनाती, विधायक बनाती या विधान बनाती, उसको, उस रिपोर्ट को, उस विधान को वायसराय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। अगर वायसराय के सामने प्रस्तुत कर दिया गया, अब वायसराय उस पर अपना वीटो कर सकता था, निकल के आया वीटो, उस पर अध्यादेश जारी कर सकता था। उसको वो कहाँ कर सकता था, भारत राज्य सचिव के सामने पेश कर सकता था। वायसराय चाहे तो उस विधेयक को निरस्त कर सकता था, चाहे लागू कर सकता था, चाहे आदेश दे सकता था, चाहे वीटो कर सकता था, चाहे अध्यादेश कर सकता था, चाहे उसको फाड़ के फेंक सकता था, कुछ भी कर सकता था। अंतिम सर्वेसर्वा किसका था, वायसराय का। इसीलिए पहले जैसी ही व्यवस्था लागू थी। संवैधानिक बात क्या है, संवैधानिक महत्व क्या है कि नामांकन आ गया और क्या कहते हैं, ये विधायी कार्य के लिए सदस्य नामांकित होने लगे, गैर सरकारी सदस्य आने लगे, ये सब महत्व है। अब इनकी जो और शक्तियां थी, ये मैंने बताया, परिषद द्वारा बनाया गया विधेयक इन्हीं के सामने प्रस्तुत किया जाता था। ये किसी विधेयक को वीटो कर सकता था, किसी विधेयक को यही भारत राज्य सचिव के सम्मुख उठा सकता था और भारत राज्य सचिव संसद के सामने उठा सकता था। मन कहता था उठाता था, नहीं मन कहता था तो नहीं उठाता था। तीसरा, इसको अध्यादेश की शक्ति दी गई। अब जो आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के चैप्टर में हम बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे उनका वीटो पावर, ठीक है, वीटो पावर और अध्यादेश की शक्ति। आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 53, मैं यहाँ से थोड़ा बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 53 में भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। आपको बताना है कि भारत का अध्यादेश, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है और वीटो पावर राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है। ये आप केवल हमको अनुच्छेद बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, हम इसका एनालिसिस विस्तारपूर्वक राष्ट्रपति वाले चैप्टर में करेंगे। तो ये इस अध्यादेश की शक्ति क्या थी, 6 महीने। और 6 महीने कब थी, अगर उसका कोई विरोध नहीं हो सकता, कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई आलोचना नहीं हुआ या ख़त्म हो गया, तो वो 6 महीने तक चलता था। लेकिन इस अध्यादेश की शक्ति क्या थी, मेन ये है, शक्ति ये थी कि ये अध्यादेश वही कानून रखता था, उसी कानून के समान था जो कानून परिषद और गवर्नर जनरल या वायसराय और उसकी परिषद मिल करके बनाते थे कानून। उसी कानून के सम्मुख या उसी कानून के समान ये अध्यादेश था और ये एकदम बराबरी का था। तीसरी इनकी और शक्ति क्या थी, ये जो अधिघोषणा कर देते थे उसके द्वारा किसी प्रांत प्रेसिडेंसी कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता था। सबसे बड़ी शक्ति, अगर वायसराय के मूड आ गया कि आज हम मद्रास आएंगे, मद्रास की सीमा को हम परिवर्तन कर रहे हैं, कर दो भैया। बम्बई की सीमा को हम परिवर्तन कर रहे हैं, कर दो। मद्रास और बम्बई को मिला दे रहे हैं, कर दो। उसको ये अधिकार दे दिया गया। क्यों दिया गया,
ताकि और केंद्रीकरण शक्ति बढ़ सके और मजबूती से भारत पर शासन किया जा सके। ठीक है, तो कोई भी सीमा, कोई भी प्रेसिडेंसी होती थी, उसकी सीमा में चाहे ये परिवर्तन कर सके, उसका नाम बदल सके। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत भारत की संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है, या दो राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकती है। आपसे हमने 3 सवाल पूछे हैं, तीनों याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। तो ये तभी आ गई थी। और दूसरा, जैसे आज केंद्र सरकार 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकती है या एक राज्यपाल के अधीन कई स्टेट दे सकती है, उसी तरीके से ये जो वायसराय था वो कई राज्यों को मिला करके अगर एक राज्य बना देता या अलग अलग राज्य बना देता, छोटे छोटे राज्य बना देता, तो उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था। ये इसकी थी। दूसरा, 1853 के एक्ट के तहत जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी, वो पुनः दे दी गई। अब मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ क्या है? मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ अब नया कानून बना सकती हैं। ठीक है, अब अगर वो नया कानून बना सकती हैं, विधायी परिषद उनमें आ गए, विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ गई, तो इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो इस हिसाब से ये छोटे छोटे अभी जो इनके अधिकार हैं, छोटे छोटे अधिकार हैं। अभी हम और अधिकार इनको देखते हैं। अब इनके आइए नेक्स्ट अधिकार पे देखते हैं, इनका नेक्स्ट अधिकार क्या है। ये जो गवर्नर जनरल या वायसराय के अधिकार थे कि मद्रास और बम्बई में उनके विधायी जो कानून थे उनको पुनः वापस कर दिया गया, जो 1853 के एक्ट के तहत ले लिया गया था। इनकी लास्ट क्या थी विशेषता? प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था कर विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात किया गया। मद्रास, 2 ऐसे क्षेत्र थे, मद्रास और मुंबई। इसमें क्या किया गया? इसमें इनके प्रांतीय विधान परिषद की गठन कर दिया गया। यहाँ पर समझने की क्या बात है, प्रांतीय विधान परिषद क्या होता है? ये प्रांतीय विधान परिषद की व्यवस्था कैसे की गई थी? इसमें इसका जो स्ट्रक्चर था, संरचना था, कम से कम 4 सदस्य और मैक्सिमम 8 सदस्य। इसमें एक सदस्य एडवोकेट होता था ताकि जो विधायन कर सके वो कानून के विषय में कुछ जानता हो। आधे सदस्य गैर सरकारी थे। हमने अभी 1833 या 1853 के चार्टर एक्ट में बताया था कि गैर सरकारी का मतलब क्या होता है। गैर सरकारी का मतलब होता है अंग्रेज, या तो अंग्रेज रहेंगे या फिर उनके समर्थित रजवाड़े, उनके समर्थित रजवाड़े रहेंगे। और उनके समर्थित रजवाड़े कौन होंगे? देसी रियासत होंगी, देसी रियासत या इलिट वर्ग, इलिट क्लास। गैर सरकारी का मतलब ये। ठीक है, तो अब ये जो है जब वहाँ विधायी परिषद में जाकर के बैठ जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा? ये विधायी परिषद में जाके बैठेंगे तो ये अंग्रेजों की ही भाषा बोलेंगे। होना जाना कुछ है नहीं। हमने पहले ही बता दिया था कि अंग्रेजों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, भारत को किस तरीके से लूटा जाए, कैसे भारत से समस्त कच्चा माल या आर्थिक संसाधन, समस्त प्रकार के संसाधनों को ब्रिटेन लाया जाए। उसको लूटने के लिए तरह तरह के चार्टर एक्ट आ रहे हैं, तरह तरह के अधिनियम आ रहे हैं। अब क्या है? अब जब अंग्रेज ये देख चुके 1857 की क्रांति के बाद 1861 में, 1858 में कि विद्रोह जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह हो रहा है, जनमत इकट्ठा हो रहा है, तो इस जनमत को तोड़े कैसे? तो उन्होंने क्या काम किया? जो देसी रियासत थे उसको अपने में मिलाना शुरू किया, उनको कुछ छूट दे दिया, उनके लिए कुछ व्यवस्था अलग से कर दी। लेकिन एक चीज़ था कि अब सैद्धांतिक तौर पर ये जो है भारतीयों का प्रवेश होने लगा, सैद्धांतिक प्रवेश मिल गया विधान परिषदों में। ये केवल सैद्धांतिक था, व्यवहार में कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि व्यवहार में वहाँ पर भारतीयों के हित के लिए कोई भी व्यवस्था का प्रबंधन नहीं था। जो कुछ भी था वो अंग्रेज अपने मनमानी के लिए करते थे और वायसराय या गवर्नर जनरल ही सर्वे सर्वा था। तो इस वजह से केवल और केवल प्रांतीय विधान परिषद की व्यवस्था कर दी गई थी, गठन कर दिया गया था, उसका कोई नहीं था। हमने इसके पहले विशेषता में बताया था कि छोटे छोटे ये जो अधिकार हैं वो छोटे छोटे अधिकार नहीं है। वहाँ पर हमने केवल लिखा था छोटे छोटे खंडों में या लाइनों में लिखा था ताकि आपको सारी चीज़ें
समझ में आ जाए। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसकी विशेषता क्या थी, ये पूरी तरीके से क्लियर हुआ। आने का कारण क्या था वो भी पूरी तरीके से क्लियर हुआ। इसकी विशेषता में केवल एक चीज़ आप याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल या वायसराय के अधिकार में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। अगर कहीं भी पूछा जाता है या गवर्नर जनरल के अधिकारों की वृद्धि की बात की जाती है तो 1861 का अधिनियम है, या विधानमंडल के प्रबंधन की बात की जाती है तो 1861 का अधिनियम है, या विधानमंडल के संरचना या विधायी परिषद की संरचना की व्यवस्था की जाती है तो 1861 का अधिनियम है। अगर विकेंद्रीकरण की नीति की बात की जाती है, विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात क्या किया गया, यहाँ पर लिखा गया है विकेंद्रीकरण की नीति। अब विकेंद्रीकरण की नीति आती कैसे है, जैसे ये केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र, यहाँ पर केंद्रीय परिषद हो गया, जैसे मोदी का मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय परिषद, ये केंद्रीय परिषद हो गया। अब केंद्रीय परिषद के बाद यहाँ पर जो है विधायी परिषद हो गया, विधायी परिषद। अब ये विधायी परिषद की थोड़ा सा स्वायत्तता दे दी गई कि ये अपना कानून बनाएं, लेकिन ये स्वायत्तता किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस कानून को चेक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती, इस कानून को चेक करने के लिए उनको जो है गवर्नर जनरल या वायसराय के अधिकार की ज़रूरत पड़ती। गवर्नर जनरल या वायसराय उस कानून को चेक करता, और बगैर ये मत समझ लीजिएगा कि इन विधायी परिषदों को आज की तरह कोई छूट मिल गई थी। इनकी स्वायत्तता वहीं तक थी जहां तक गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की अनुमति थी। बगैर गवर्नर जनरल या वायसराय की अनुमति के ये विधायी परिषद न तो कोई कानून बना सकती थी न कोई कार्य कर सकती थी, और इन विधायी परिषदों में अंग्रेज के समर्थित लोग ही बैठते थे। इसीलिए इस विधायी परिषद का आप एक तरीके से इसके इम्पोर्टेंस में डाल सकते हैं कि विधायी परिषद की नीति का सूत्रपात किया गया। ये था विकेंद्रीकरण, केंद्र से आया, ये महत्व में है, लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग कुछ भी नहीं था क्योंकि भारतीयों के हित की बात कहीं नहीं की गई थी। अब इसके महत्व पे आते हैं। इसका महत्व क्या है, कमी क्या है, इसमें लाभ क्या है, गुण क्या है। सबसे बड़ी चीज़ जो हम आपको बताए थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, उसके परिषद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई थी। यहाँ भी वही नियम देखने को मिलेगा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अधिकार क्षेत्रों की कोई व्याख्या नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि गवर्नर जनरल या वायसराय को पूरे भारत का सर्वेसर्वा मान लिया गया कि वायसराय ही सब कुछ है, पूरे भारत में वो कानून बना सकता है, पूरे देश में सैनिक और नागरिक कानून के लिए अपना समर्थन इकट्ठा कर सकता है, परिषद के तहत अपना कानून वो बना लेगा। अब इसलिए इनको अधिकार जब दिया नहीं गया केंद्रीय परिषद को, विधायी परिषद को, अगर इनको अधिकार दे देते तो वायसराय का अधिकार टकरा जाता, तो वायसराय की शक्ति टकरा जाती, वायसराय की शक्ति पर आघात पहुंचता कि एक तरफ हमको ये अधिकार मिल रहा है कि हम कानून बना सकते हैं, दूसरी तरफ प्रांतीय विधान परिषद भी कानून बना सकते हैं। उनको प्रांतीय विधान परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन लिख दिया गया कि इसके ऊपर गवर्नर जनरल या वायसराय सर्वेसर्वा होगा, इसलिए ये इनके अधिकार के तहत आ गए। अब इसीलिए इनके अधिकार क्षेत्रों की कोई व्याख्या नहीं की गई, लेकिन ये इसकी कमी भी थी। अधिकार क्षेत्रों की व्याख्या न करने के कारण आलोचना होता था, संघर्ष होता था, ये इसकी कमी होती थी। गवर्नर जनरल या वायसराय एक ही पद है, पूरे देश के लिए कानून बना सकती थी। ये 1861 में आ गया था कि वायसराय, इसके पहले भी 1853 में आप देख चुके थे कि जो गवर्नर जनरल था वो कानून बना सकता था। 1858 के 61 में ताज का शासन आ गया था। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था 1858 में? गवर्नर जनरल या वायसराय, वो ब्रिटेन सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। तो गवर्नर जनरल या वायसराय पूरे देश के लिए कानून बना सकती थी। तीसरा, प्रांत के परिषद बिना वायसराय की अनुमति के कोई कानून नहीं बना सकता था, यानी सर्वेसर्वा कौन हुआ? ये हाई पावर हुआ, ठीक है, ये ऊंची पद पे रहता था। इसकी अनुमति के बिना प्रांत का जो परिषद था वो कोई भी कानून नहीं निर्मित कर सकता था। चौथा, आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी, ये इम्पॉर्टेंस है। आधुनिक प्रांतीय विधान का मंडल मतलब ये प्रांतीय विधान परिषद की जो व्यवस्था की गई थी वो विधानमंडल बना दिया गया। एक तरीके से सैद्धांतिक रूप में 4 लोग बैठ गए, हालांकि वहाँ पर दलाल ही थे, अंग्रेज समर्थित लोग ही थे, कोई
रियल में भारतीय नहीं था जो भारतीयों के हित की बात कर सके। देशवासियों को विधि निर्माण के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिला, ये आप इंपॉर्टेंस में डालेंगे। देशवासियों को विधि निर्माण यानी वही अंग्रेज समर्थित लोग, केवल अभी शुरुआत हुआ है। जब कोई तथ्य या संस्था सुधरने की दिशा में अग्रसर होती है तो उसमें सुधार एकाएक नहीं होता, वो एकाएक दर परत परत दर परत परत दर परत ऐसे आगे चलती जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसमें सुधार 200 साल 100 साल बाद जाकर के देखने को मिलता है। तो अंग्रेज समर्थित जो विधि निर्माण होता था, ये विधि निर्माण देशवासी, यहाँ पर लिखा गया देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में भाग लेने का अवसर मिले। ये देशवासी थे कौन? देशवासी ना तो यहाँ पर क्या आम पब्लिक थी? नहीं, आम पब्लिक भी नहीं थी। तब कौन था? आम पब्लिक की बातों को उठाने वाला कोई जननेता नहीं, ये थे यही अंग्रेज समर्थित लोग। इसको देशवासी मान लिया जाता था क्योंकि ये देश के अंदर थे। छठा, विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात हुआ। अभी हमने समझाया विकेंद्रीकरण की नीति कैसे सूत्रपात हुआ, जो आगे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में संघात्मक व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता में प्रस्फुटित हुई। ये अधिनियम है, यहाँ पर शार्ट में हमने लिखा है अधिनियम। विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात हुआ। यही जो विकेंद्रीकरण यहाँ पर 1861 में आपको देखने के लिए मिलता है, वो विकेंद्रीकरण आगे चलकर जब 1935 का एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट, वहाँ पर संघ की शक्ति अलग, केंद्र की शक्ति अलग और राज्य की शक्ति अलग। यही हाल 1947 में हुआ और यही हाल भारतीय वर्तमान संविधान में है। केंद्र अपना कार्य देखेगा, राज्य अपना कार्य देखेगा। राज्य का अपना अलग नियम है, संविधान एक है लेकिन उसके नियम अलग हैं। राज्य की अपनी शक्ति है, केंद्र की अपनी शक्ति है, लेकिन सर्वे सर्वा केंद्र है। दोनों के जब हम लोग पढ़ेंगे 12वां चैप्टर पॉलिटी का, या उसमें पॉलिटी में पढ़ेंगे भारत तथा केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध। केंद्र सरकार की क्या शक्ति है, राज्य सरकार की शक्ति है, दोनों शक्तियां कहाँ पे टकराती हैं, कहाँ पे केंद्र को सर्वे सर्वा माना गया है, किन मुद्दों पर केंद्र राज्य के लिए कानून बना सकता है, किन मुद्दों पर केंद्र की राज्य में कोई कानून नहीं चलता है। तो ये हम देखेंगे भारत केंद्र राज्य संबंध में। इस हिसाब से ये विकेंद्रीकरण की नीति आज भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। विधान परिषद के जो सदस्य थे वो कौन थे? हमने भी बताया अंग्रेज समर्थित देसी रियासत थे। विधि निर्माण परिषद का कार्य जो विधि निर्माण में था, विधि निर्माण कैसे होता था? परिषद का कार्य केवल सरकार की सहायता करना था। जो ये परिषद थी, ये विधायी परिषद, इसका काम केवल और केवल गवर्नर जनरल या वायसराय की बातों को समर्थन करना था। उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाना था, चाहे वो गलत करें तब भी हाँ मिलाओ, सही करें तब भी हाँ मिलाओ। तो केवल और केवल सलाहकार का कार्य करती थी। अगर विरोध करती थी तो इनको हटा दिया जाता था। और विरोध करती ही क्यों? क्योंकि अंग्रेज समर्थित वहाँ पर लोग बैठे थे। ये सर्वे सर्वा नहीं थी। अगर ये मान लीजिए कि परिषद कोई कानून ऐसा बना देती थी कि वो गवर्नर जनरल या वायसराय या भारत राज्य सचिव के नज़रों में उनके लिए हितकर नहीं था, ब्रिटेन के लिए अच्छा नहीं था, भारत के लिए था, तो गवर्नर जनरल या वायसराय उस कानून को निगलेक्ट कर देता था, उस कानून को हटा देता था। अंतिम निर्णय वायसराय और भारत सचिव ही करता था। अगर कोई भी विधि निर्माण में निर्णय लिया जाता था तो उसका अंतिम निर्णय उस पर जो, जैसे आज का जो भारत का संविधान है उसमें केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार क्या काम करती है? कानून बनाती है। संसद में विधेयक पारित होता है, वो सब हम लोग संसद में पढ़ेंगे। संसद में जब विधेयक पारित होगा तो कानून बनेगा, और कानून बनने के बाद उस पर अंतिम मुहर किसकी लगती है? राष्ट्रपति की। तो भारत का राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता है, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। भारत का राष्ट्रपति न तो वीटो कर सकता है, न ही अध्यादेश ला सकता है, न ही कोई कार्य कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो कुछ भी करता है वो कैबिनेट की सहायता से करता है, कैबिनेट की रजामंदी से करता है। उसके पास अलग से कोई शक्ति नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसका एनालिसिस हम लोग राष्ट्रपति में देखेंगे। तो अंतिम निर्णय जैसे मुहर लगाने का काम किसका है? वायसराय और भारत सचिव का था। लेकिन ये वायसराय और भारत सचिव भारत के प्रधानमंत्री थे, न कि राष्ट्रपति। यही अंतिम निर्णय देखते थे। ये कैबिनेट के सर्वे सर्वा थे। इनकी नज़र में अगर अच्छा है तो ठीक, नहीं अच्छा है तो गलत।
ये जो विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, बंगाल में आकर के 1862 ईस्वी में बन गया था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में बन गया था, पंजाब में अटके 1897 ईस्वी में विधान परिषदों का गठन हो गया था। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसकी आने की कहानी क्या थी, आने का रीजन क्या था, उसकी विशेषता तमाम हमने देखा। गवर्नर जनरल के अधिकारों में किस तरीके से वृद्धि की गई, किस तरीके से वृद्धि नहीं की गई, वो सब देखे। और फिर उसके महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी कमी देखे, गुण देखे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, 1892 का संवैधानिक अधिनियम या 1892 का भारत शासन अधिनियम।